बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी बुक का चैप्टर 13 है क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन का। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया गया है कि ये एक टेक्निक है जिससे हम सेपरेशन कर सकते हैं सिमिलर कंपोनेंट्स की डिफरेंशियल माइग्रेशन के जरिए। ये कंपोनेंट्स जो हैं वो सॉल्वेंट के साथ सेलेक्टिव उनकी माइग्रेशन होती है, कोई स्पीड से जाएगा, कोई निस्बतन स्लो जाएगा और इस तरह सेपरेशन होती है। और ये इन्वेंट की है रशियन माइकल स्वेट, जिसने इसको यूज किया पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, जैसे क्लोरोफिल्स हैं या ज़ेंथोफिल्स हैं। ये पौधों के अंदर पाए जाते हैं, पौधों के पत्तों में। तो उसने इन पिगमेंट्स को जो है एक कॉलम के अंदर, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट पैक किया हुआ था, उसके अंदर पेट्रोलियम ईथर को पास करके सेपरेट किया। जब ये पिगमेंट सेपरेट हो तो ये कलर्ड बैंड या जोन की शक्ल में नजर आए और इस तरह इन पिगमेंट को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया सूटेबल सॉल्वेंट के जरिए। क्योंकि मुख्तलिफ कलर बैंड अपीयर हुए कॉलम के अंदर, तो यहीं से ये लफ्ज बना क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि क्रोमो का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, यानी कि क्रोमेटोग्राफी का लफ्ज़ी मतलब बना कलर राइटिंग और ये क्रोमेटोग्राफी का नाम पड़ा। और इसकी एप्लीकेशन अब कलर्ड और कलरलेस दोनों मिक्सचर के लिए है। बेशक नाम में हम इसको कलर राइटिंग कहते हैं, लेकिन अब कलरलेस जो मिक्सचर्स हैं उनकी भी सेपरेशन जो है ये हम करते हैं। और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इस वजह से जो इसके इन्वेंटर्स हैं A.G.P. मार्टिन और R.L.M. सिंह, उनको नोबेल प्राइज 1952 में दिया गया। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इसमें सेपरेशन जो है वो हम मिक्सचर की दो फेजेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए देखते हैं। एक स्टेशनरी फेज, जो नाम से जाहिर है कि स्टेशनरी होती है, जो कि लिक्विड भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है। और दूसरी फेज लिक्विड है या गैस, जिसको मोबाइल फेज कहते हैं। इस तरह मिक्सचर के कंपोनेंट्स की एफिनिटी जो है वो हम देखते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा स्टेशनरी फेज में है या मोबाइल फेज में है, तो इस हिसाब से उनकी सेपरेशन करते हैं। जैसे ये फार्मूला यहाँ पर इक्वेशन है 13.1, तो उसमें उन्होंने लिखा है K इज इक्वल टू CS/Cm। इसमें CS जो है ये एनालिटिकल कंसंट्रेशन है कंपोनेंट की स्टेशनरी फेज में, और Cm जो है ये मोबाइल फेज में कंसंट्रेशन है। लो कंसंट्रेशन पर पार्टीशन कोएफिशिएंट K जो है ये अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होता है, और इस तरह हम कहते हैं कि CS और Cm में लीनियर रिलेशनशिप है, तभी हम इसको लीनियर क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। तो सेपरेशन जो है, यहाँ से आप फार्मूला से ये देखते हैं कि सैंपल के कंपोनेंट्स जिनमें स्लाइट डिफरेंस होता है फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज का, तो वो रखते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट की डिफरेंट वैल्यूज। तभी ये डिफरेंट वैल्यूज की वजह से जो है उनकी सेपरेशन पॉसिबल है। दूसरा फैक्टर है टाइम पीरियड, जिसमें हम देखते हैं कि रिटेंशन का मतलब है कि ओवरऑल टाइम जो कंपोनेंट का है वो स्टेशनरी फेज में ज़्यादा है मोबाइल फेज की निस्बत, और इस वजह से सेपरेशन पॉसिबल होती है। सेपरेशन दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट की जो है ये मुमकिन है जब कंपोनेंट जो है स्टेशनरी फेज के अंदर मुख्तलिफ टाइम इंटरवल पर पास करते हैं, और ये डिफरेंस जो है ये माइग्रेशन रेट की वजह से सेपरेशन का बेस बनता है। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशंस, जिसमें हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि सैंपल को हम कॉलम के ऊपर वाले हिस्से में रखते हैं, और ये हमारे पास स्टेशनरी फेज है जो सॉलिड है। ऊपर से जब मोबाइल फेज हम ऐसे फ्लो करवा, सैंपल में से कुछ कंपोनेंट्स जो हैं ये मोबाइल फेज में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन साथ आप देखें मोबाइल फेज जब पास ऑन कर एंड तक जाते जाते ये स्टेशनरी फेज बार बार जो है ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अपने साथ एब्जॉर्ब करना चाहती है और मोबाइल फेज डिसॉल्व करके नीचे ले आना चाहती है।
तो इस तरह एंड तक पहुंचते पहुंचते जो है कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर जो है ये सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ की अफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ होती है और कुछ की मोबाइल फेज के साथ। इस तरह यहाँ एंड तक आते आते मिक्सचर टोटली सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड। ये जैसे हमने देखा है कि क्रोमेटोग्राफी के अंदर कंपोनेंट सेपरेट होते हैं क्योंकि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है दो फेजेस के दरमियान, स्टेशनरी फेज के दरमियान और मोबाइल फेज के दरमियान। तो इसी वजह से हम जो क्लासिफिकेशन में पहली क्लासिफिकेशन करेंगे वो होगी डिफरेंस इन द नेचर ऑफ टू फेजेस, कि दोनों फेजेस की नेचर में क्या फर्क। मोबाइल फेज लिक्विड भी हो सकती है, उसने मूव करना है, फ्लूइड है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। स्टेशनरी फेज उसने एक जगह रहना है, वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। तो इसी बुनियाद पर हम लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, गैस सॉलिड या गैस लिक्विड इस तरह की क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपोनेंट्स की जो स्टेशनरी फेज के अंदर है उनकी बुनियाद पर क्लासिफिकेशन की जाए। अगर कंपोनेंट स्टेशनरी फेज के लिक्विड हैं तो हम इसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, और अगर सॉलिड हैं स्टेशनरी फेज के अंदर कंपोनेंट्स तो हम इसको एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और अगर आयोनिक कंपोनेंट्स हैं मोबाइल फेज के जो केमिकली रिएक्ट करते हैं आयोनिक कंपोनेंट स्टेशनरी फेज के साथ, तो फिर ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। हमने ये देखा टाइप्स ऑफ स्टेशनरी फेजेस में कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फेज पाउडर्ड सॉलिड ये पैक किया जाता है लॉन्ग नैरो ग्लास या मेटल ट्यूब के अंदर, और मोबाइल फेज जो फ्लूइड है वो परकुलेट करता है, फ्लो करता है along with the column of the powdered solid। पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज जो है वाटर जो फिल्टर पेपर के ऊपर एडजॉर्ब होता है वो स्टेशनरी फेज का काम करता है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या TLC में जो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड है जिसके ऊपर एक लिक्विड की बारीक तह लग जाती है वो स्टेशनरी फेज का काम करती है। और एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में मोलेकुलर सीव्स को हम स्टेशनरी फेज के तौर पर यूज करते हैं। इसमें एक चीज है कि मोबाइल फेज के उसने तो फ्लो करना है, स्टेशनरी फेज ने एक जगह रहना है। अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड फॉर्म में है तो फिर उसको मोबाइल फेज के साथ इमिसिबल होना चाहिए ताकि वो ऐसा ना हो कि मिक्स होकर वो भी मोबाइल फेज के साथ फ्लो कर जाए। ये टेबल टाइप्स को शो कर रहा है क्रोमेटोग्राफिक मेथड के। लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। इसमें आप देखें स्टेशनरी फेज जब लिक्विड होगी तो हम इसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, और जब ये सॉलिड होगी तो हम इसको एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और आगे इनकी एग्जांपल्स हम पहले ही देख चुके हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम पेपर शीट लेते हैं, सेलुलोज की बनी होती है, इसके ऊपर वाटर एडजॉर्ब जो होता है वो स्टेशनरी फेज का काम करता है। ये हम आमतौर पर 30 बाई 5 सेंटीमीटर की शीट लेते हैं, फिल्टर पेपर लेते हैं, और नीचे से अबाउट 2 सेंटीमीटर हम यहाँ से ये लेड पेंसिल से एक बारीक सी लाइन लगाते हैं जिसको बेस लाइन कहते हैं। यहाँ पर हम सैंपल का जो है ये ड्रॉप लगाते हैं और इसको ड्राई होने देते हैं। उसके बाद इसको हम हैंग कर देते हैं क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर या क्रोमेटोग्राफिक जार के अंदर, और उसका ऊपर से लिड या ढक्कन बंद कर देते हैं ताकि अंदर वाली जो एटमॉस्फेयर है वो होमोजेनाइज हो जाए। इसका फायदा ये होता है कि जब मोबाइल फेज ऊपर फ्लो करती है तो वो ड्राई नहीं होती। इसमें एक चीज और है कि जब आपने हैंग करना है तो ये जो हमारा बेस लाइन है इसको किसी भी सूरत में मोबाइल फेज के साथ टच नहीं करना चाहिए। सिर्फ फिल्टर पेपर का नीचे वाला हिस्सा जो है ये टच हो, और ये कैपिलरी एक्शन के जरिए मोबाइल फेज ऊपर फ्लो करेगी और इस तरह मिक्सचर के कंपोनेंट्स की सेपरेशन हो जाएगी। और जहां पर ये आप देखेंगे सेपरेशन हो गई है, आपने ये फिल्टर पेपर जब उतार लिया इसको ड्राई होने दिया तो अब इसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम।
मैक्सिमम डिस्टेंस जो सॉल्वेंट ट्रेवल करता है ये सॉल्वेंट फ्रंट कहलाता है। इस फिगर में ये सॉल्वेंट फ्रंट है और ये बेस लाइन है। इसकी बुनियाद पर हम देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस जो है ये किसी कंपोनेंट ने ट्रेवल किया है। जो डिस्टेंस जो है ये बेस लाइन से कोई सैल्यूट या कंपोनेंट ये ट्रेवल करेगा, इसकी हम वैल्यू सेंटीमीटर में नोट कर लेंगे, और जो सॉल्वेंट ट्रेवल करेगा बेस लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट तक वो वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, और इस तरह हम इनकी रेशियो जो है ये फाइंड आउट करेंगे। ये रेशियो x/d यानी कि सैल्यूट बाय सॉल्वेंट की ये डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए डिफरेंट होंगी। जितनी रेशियो रिटार्डेशन फैक्टर RF ये ज्यादा होगा, इट मींस के जो कंपोनेंट है उसकी मोबाइल फेज के साथ एफिनिटी उतनी ज्यादा है, और जितनी ये रेशियो कम होगी इसका मतलब है उसकी स्टेशनरी फेज के साथ एफिनिटी ज्यादा है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में पहला नंबर है कि हमने पेपर किस किस्म का चूज करना है, क्योंकि पेपर के ऊपर ही वाटर एब्जॉर्ब होता है जो स्टेशनरी फेज का काम करता है। तो ये पेपर जो है ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिलेक्ट करते हैं। आमतौर पर जो पेपर इस्तेमाल होता है दैट इज वेटमैन नंबर 1। आप नंबर 3 mm भी यूज कर सकते हैं, वो थिकर होता है और ये लार्ज क्वांटिटीज मटेरियल को सेपरेट करने के लिए बेहतर है, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा रेजोल्यूशन नहीं है जितना का अच्छा रिजल्ट वेटमैन नंबर 1 का आता है। अगर आप चाहते हैं कि रैपिड सेपरेशन हो तो आप वेटमैन नंबर 4, 5 यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्पॉट इतने वेल डिफाइंड नहीं होते। आप प्योर सेलुलोज पेपर भी यूज कर सकते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट चेन्स के पॉलीमर्स होते हैं, मोलेकुलर मास 500,000 तक जाता है, और मॉडिफाइड सेलुलोज पेपर भी आप यूज कर सकते हैं। मॉडिफाइड में क्या होता है कि आप प्योर सेलुलोज पेपर के ऊपर जो है ये हाईली प्यूरिफाइड सिलिका जेल की लेयर लगाते हैं, वो हाइड्रोफोबिक होती है, तो इसका रिजल्ट जो है ये हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस की सेपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरे नंबर पर है कि आपने सॉल्वेंट कौन सा यूज करना है। सॉल्वेंट को स्टेशनरी फेज के साथ टोटली इमिसिबल होना चाहिए। दूसरा ये कि सॉल्वेंट को फ्लो करना चाहिए, सॉल्वेंट फ्रंट की अच्छी वैल्यू आएगी तो रिजल्ट ये निकलेगा कि सेपरेशन ज्यादा अच्छी होगी। आप एक से ज्यादा लिक्विड को मिक्स करके भी सॉल्वेंट बना सकते हैं, लेकिन उन दोनों लिक्विड्स को ये ज्यादा हैं तो उनको मिसिबल होना चाहिए। स्टेशनरी फेज की टर्म में सॉल्वेंट जो यूज होते हैं उनमें वाटर स्टेशनरी फेज है, और N-ब्यूटेनॉल या हेयर अल्कोहल जो है ये मोबाइल फेज है। ये आयोनिक कंपोनेंट्स की सेपरेशन के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। तीसरे नंबर पर है मैकेनिज्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो ये आपने पहले भी वही बात रिपीट हो रही है कि आप मेन्यू ड्रॉप जो है ये मिक्सचर का लगाएंगे बेस लाइन के ऊपर, और सॉल्वेंट जो है मोबाइल फेज ये फ्लो करेगी अबव द स्टेशनरी फेज, और इस तरह मिक्सचर की सेपरेशन पॉसिबल है। नंबर 4 में आता है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो ये इसमें 1 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी ये पहले हम देखते हैं। इसकी फर्दर 2 टाइप्स बनती हैं कि मोबाइल फेज ऊपर फ्लो करके जा रही है तो असेंडिंग कहेंगे, अगर डाउनवर्ड आ रही है तो डिसेंडिंग कहेंगे। फिगर ए ये जो हमने पहले भी डिस्कस की है ये असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल है, और फिगर बी जिसमें ये आप देखें कि ये सॉल्वेंट ऐसे नीचे को आएगा तो ये डिसेंडिंग की एग्जांपल है। ये इसमें बेस लाइन है, ये सॉल्वेंट फ्रंट है, पेपर स्ट्रिप है। इसमें देखें ABCD 4 स्पॉट्स जो हैं ये लगाए हुए हैं। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पर मिक्सचर जो है जो सेपरेशन हो रही है तो ये D स्पॉट यहाँ तक आया है, C यहाँ तक आया है, B यहाँ तक आया है, A का यहाँ पर कोई शो नहीं हो रहा। इसका मतलब है A में जस्ट मोबाइल फेज है, तो B इसमें एफिनिटी थोड़ी है, सबसे कम C की है मोबाइल फेज के साथ, और सबसे ज्यादा जो है ये
बी की है। और डिसेंडिंग में मोबाइल फेज डाउनवर्ड मूव करती है। ये मेथड स्पेशली उस वक्त ज़्यादा काम का रहता है जब मोबाइल फेज के फ्लो करने का रेट बहुत कम हो या आरएफ वैल्यू जो हैं ये सिमिलर हो, तो उसमें जब ये डाउनवर्ड जाता है तो सेपरेशन बहुत अच्छी आती है। इसमें रिटेंशन फैक्टर वही है डिस्टेंस ट्रेवर्ड बाय द कंपोनेंट फ्रॉम बेसलाइन बाय डिस्टेंस ट्रेवर्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम द बेसलाइन। सी में है रेडियल या हॉरिजॉन्टल मेथड। इसमें आप देखें ये पेटी डिश है, तो इसमें ये जो हमारा सर्कुलर फॉर्म में फिल्टर पेपर ये हमने यूज किया है। इसमें हॉरिजेंटली ऐसे नीचे ये विक है जहां से सॉल्वेंट ऊपर विक के साथ ये इसके सेंटर में लगेगा और हॉरिजेंटली ऐसे मूव करेगा तमाम साइड्स पर। तो चूंकि इसमें अगेंस्ट द ग्रेविटी उसने मूव नहीं करना तो इसमें रैपिड सेपरेशन होगी। ऊपर उसी तरह लेड भी लगाई हुई है, तो ये यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट फ्लो उसने बताया है। ये नीचे विक है और उसने कहा है कि ये तमाम साइडों पर जो है इधर भी ऐसे सर्कुलर फॉर्म में रेडियल फॉर्म में ये फैलेगा। और स्पॉट्स भी जो है अगर यहाँ पर आपने स्पॉट लगाया है तो वो स्पॉट जो है ऐसे उसकी सेपरेशन हो जाएगी। 2 डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी उस वक्त ज्यादा सुटेबल है जब आरएफ वैल्यूज वेरी क्लोज हों। उसमें हम क्या करते हैं, सैंपल अप्लाई करेंगे, ये सेपरेशन हो जाएगी। लेकिन ये काफी क्लोज हैं तो हमें इतना आइडिया नहीं हो सकेगा, तो हम 90 के एंगल पर रोटेट करेंगे और दोबारा से जो है इसको हम सॉल्वेंट में डिप करेंगे, मोबाइल फेज में डिप करेंगे फिल्टर पेपर को। उसका फायदा क्या होगा, पहले सेपरेशन ऐसे हुई है, अब जब हमने 90 के एंगल पर रोटेट करके दोबारा लटकाया तो अब अगर यहाँ पर कोई कंपोनेंट दो इकट्ठे भी हैं तो ये दूसरे एक्सेस पर फिर सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह आप देखें कि कंप्लीट सेपरेशन पॉसिबल हो जाती है। हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में चॉइस ऑफ पेपर भी देख लिया, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट भी, मैकेनिज्म पेपर क्रोमेटोग्राफी का, टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी हमने डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राम को हमने ड्राई कैसे करना है। नंबर 5 पर जब आप फिल्टर पेपर को निकालते हैं तो सॉल्वेंट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है आप लेड पेंसिल से लाइन लगा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट फ्रंट। अब इसको ड्राई करना है तो आप सॉल्वेंट की नेचर की बेस पर कर सकते हैं, मोबाइल फेज की नेचर की बेस पर कर सकते हैं कि अगर मोबाइल फेज जो है वो वोलेटाइल है तो फिर आप सिंपली उसको फ्यूम कवर्ड में रखें, ड्राई हो जाएगा। लेकिन अगर लेस वोलेटाइल है यानी कि आसानी से वो खुश्क नहीं हो रहा तो आप हॉट एयर ब्लोअर के सामने या ड्राइंग ओवन के अंदर रखकर जो है ये आप उसको ड्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ स्पॉट कि सेपरेशन तो हो गई, अब स्पॉट को देखना है। तो अगर तो कलर्ड स्पॉट्स हैं, विजिबल हैं, तो कोई इशू नहीं, हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे अमाइनो एसिड्स हैं या सर्टेन केटाइंस हैं तो हमें जस्ट पूरा फिल्टर पेपर वेट नजर आता है, कोई स्पॉट नजर नहीं आते। तो फिर हम लोकेशन एजेंट का स्प्रे कर सकते हैं जो मुख्तलिफ विजिबल कम्प्लेक्सेस बनाते हैं और या कंपाउंड बनाते हैं और इस तरह हमें स्पॉट नजर आ सकते हैं। आप इसको अल्ट्रावायलेट लाइट के जरिए भी देखकर जो है ये स्पॉट को लोकेट कर सकते हैं। कौन से फैक्टर्स पर आरएफ वैल्यू डिपेंड करती है? आरएफ वैल्यू किसी कंपाउंड की तकरीबन कांस्टेंट रहती है, ताहम कंडीशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी के ऊपर ये डिपेंड करती है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, जैसे नेचर ऑफ कंपाउंड है, क्वालिटी ऑफ पेपर है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है, टेम्परेचर है। तो फ्लक्चुएशन टेम्परेचर की वजह से भी जो है ये आरएफ वैल्यू चेंज हो जाती है। आरएफ वैल्यू जो है ये सॉल्वेंट के ऊपर बहुत डिपेंड कर रही है। ये आप टेबल देख सकते हैं जिसमें हम देखते हैं कि आरएफ वैल्यू अमाइनो एसिड का डिफरेंट सॉल्वेंट में कितना ज्यादा सेम कंपाउंड के लिए है। ये मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स हैं, बीटा एलानिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन। तो ये 3 डिफरेंट सॉल्वेंट्स 1, 2 और 3। 1 में अमाइल अल्कोहल जिसको हमने सैचुरेट किया है वाटर के साथ,
2 में 2,6 ल्यूटिडिन कुलिडिन वाटर 1:1 रेशियो से, और 3 में जो है फिनोल वाटर 10:2 रेशियो से, जिसमें 3% अमोनिया है, या आप 1:1 रेशियो एसिटिक एसिड ले सकते हैं। तो आप देखें कि जब सॉल्वेंट चेंज होता है तो एक ही अमाइनो एसिड की RF वैल्यू कितनी ज़्यादा चेंज हो जाती है। नंबर 8 पर है एप्लीकेशंस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें सेपरेशन हम ऑर्गेनिक एसिड की कर सकते हैं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, टार्टारिक एसिड, एडिपिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड या सिट्रिक एसिड। इनका वेटमैन नंबर 1 पेपर यूज करते हुए सेपरेट, या आप अमाइनो एसिड की सेपरेशन अमाइनो एसिड जैसे ग्लाइसिन है, अर्जिनिन है, एस्पार्टिक एसिड है, हिस्टिडीन है, इनको भी आप वेटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 यूज करते हुए सेपरेट कर सकते हैं। आप डिफरेंट शुगर्स, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज वेटमैन फिल्टर पेपर नंबर 4 को यूज करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट केटाइंस और एनाइंस को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के बाद है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का आइडिया अमेरिकन पेट्रोलियम केमिस्ट D.T. डेवी के ज़हन में आया। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में इंटरेक्शन जो है सेटेशनरी फेज का डिफरेंट वेज से हम देख सकते हैं। एक तो इसका डायरेक्ट इंटरेक्शन है बिटवीन द सब्सटेंसेस एंड द सरफेस ऑफ फेज, या सेटेशनरी फेज का काम जस्ट सेकंड फ्लूइड फेज को होल्ड करना है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन जो पार्टीशन कर सके बिटवीन द टू फेजेस। तो ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी की फिगर, ये आप देखें, ये नैरो लॉन्ग ट्यूब आमतौर पर ग्लास की होती है, लेकिन हम मेटल की भी लें। इसमें ये ऊपर वाले हिस्से में हम कंपोनेंट्स या मिक्सचर जिसको हमने सेपरेट करना है वो रखते हैं। ये एडजॉर्बेंट के तौर पर जो है ये स्टेशनरी फेज है। तो ये स्टेशनरी फेज जो है इसके ऊपर से हम मोबाइल फेज को परकुलेट करते हैं, और मोबाइल फेज जब ये नीचे आती है स्मूथली तो यहाँ इंटरेक्शन की वजह से कंपोनेंट्स के साथ ये सेपरेशन हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड और ब्लैक इंक का मिक्सचर लगाया, तो जब ये ऊपर से मोबाइल फेज ने ऐसे फ्लो किया तो ये रेड और ब्लैक इंक सेपरेट हो गई। कॉलम के अंदर आप डिफरेंट एडजॉर्बेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे सेलुलोज, सिलिका जेल, एल्यूमिना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, थोरियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड वगैरह। लेकिन ये सिलेक्शन ऐसे रफली नहीं होती, काफ़ी सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं, जिनमें एक बात ये है कि एब्जॉर्बेंट जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसका कोई केमिकल रिएक्शन ना हो सब्सटेंसेस के साथ जिसको हमने सेपरेट करना है। एब्जॉर्बेंट जो है सब्सटेंस की डिकम्पोजिशन को कैटेलाइज ना करे। एब्जॉर्बेंट को सॉल्वेंट के साथ इनसॉल्युबल होना चाहिए, ये ना हो कि सॉल्वेंट उसको डिसॉल्व करके नीचे ले जाए। जितना मुमकिन हो एब्जॉर्बेंट को कलरलेस होना चाहिए ताकि सेपरेशन इजीली नजर आ सके, और एब्जॉर्बेंट की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, और पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म होना चाहिए। सबसे अच्छा एब्जॉर्बेंट एल्यूमिना है। इसको इस्तेमाल से पहले 4 to 6 आवर्स गर्म किया जाता है और फिर इसको डेसिकेटर में ठंडा किया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशिया भी अच्छा एब्जॉर्बेंट है। इसके अलावा सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट भी यूज किए जा सकते हैं। एब्जॉर्बेंट की कैटेगरी बनाई जाए तो वीक होते हैं सक्रोज, इंसुलिन, स्टार्च वगैरह। इंटरमीडिएट एब्जॉर्बेंट होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशिया या सलेट, लाइम वगैरह। और स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंट अभी हमने देखा है एल्यूमिना अक्सर यूज होता है, इसके अलावा चारकोल भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज डेवलपर्स।
डेवलपर नाम से लग रहा है कि ये डेवलप करते हैं, जैसे हम कहते हैं पिक्चर डेवलप हो रही है, तो ये कलरलेस कंपाउंड को कलर्ड में लेकर आते हैं। तो डेवलपर की ज़ाहिर बात है अफिनिटी आयोन्स के साथ ज़्यादा होनी चाहिए जो अंडर एग्जामिनेशन है, और डिफरेंट जो डेवलपर यूज होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये निकल और कैडमियम आयन की सेपरेशन में यूज होता है एज अ डेवलपर, क्योंकि निकल सल्फाइड ये कैडमियम सल्फाइड बनता है। अमोनियम सल्फाइड भी यूज हो सकता है, पोटेशियम थायोसाइनेट और पोटेशियम फेरोसाइनेट भी यूज हो सकते हैं। सॉल्वेंट कौन से हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी में? ये पोलैरिटी या सॉल्युबिलिटी रिलेशनशिप पर डिपेंड करते हैं। 3 मेथड्स ऑफ सेपरेशन है, एडजॉर्प्शन, पार्टीशन और आयन एक्सचेंज। इस हिसाब से हम डिफरेंट सॉल्वेंट्स को यूज करते हैं। आप पेट्रोल ईथर को यूज कर सकते हैं अल्कोहल के लिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज कर सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन, कार्बन डाइसल्फाइड ईथर सॉल्वेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट इसका बड़ा अहम रोल है। एक तो ये मिक्सचर को कॉलम के अंदर रखता है, दूसरे सेपरेशन जो है ये सब्सटेंसेस की डिफरेंट जोन में ये करता है, और फाइनली ये इल्यूट करता है कंटेंट्स ऑफ द सेपरेटेड जोन को। कॉलम जैसे हमने पहले कहा कि ये ग्लास ट्यूब नैरो होती है या मेटल की ट्यूब होती है, तो ये डिफरेंट ज्योमेट्रीज के कॉलम यूज किए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि साइज ऑफ जोन क्या है जिसके हमने सेपरेशन करनी है। आमतौर पर लेंथ और ब्रेथ की जो रेशियो है ये 5:1 या 8:1 के करीब होती है। कॉलम को पैक करना हो अगर, तो ये 2 तरह से हम पैकिंग कर सकते हैं, वेट पैकिंग या ड्राई पैकिंग। वेट पैकिंग में प्लग को वेट किया जाता है, किसके जरिए? सॉल्वेंट के जरिए, और ड्राई पैकिंग में ड्राई फॉर्म में रखा जाता है। मेथड ऑफ सेपरेशन में हम देखते हैं कि सेपरेशन कैसे होती है। इसमें हम मिक्सचर जो है उसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको हम कॉलम के अंदर स्टेप वाइज पाइपेट के जरिए रखते हैं। फिर हम स्टॉप कॉक को, ये स्टॉप कॉक है, इसको हम बॉटम पे जो है इसको हम ओपन कर देते हैं ताकि ऊपर से जो है ये सॉल्वेंट जो है ये फ्लो करके नीचे जाए। सेपरेशन 2 तरह से आप कर सकते हैं। पहले मेथड में सॉल्वेंट को आप पास करते हैं कॉलम से यहाँ तक कि जोन जो है ये मुकम्मल तौर पर वॉश आउट हो जाए, और जो इल्यूएंट सॉल्वेंट है इसको आप कलेक्ट करते हैं मुसलसल सेपरेट वेसल में। और दूसरा मेथड जो है इसमें आप इल्यूएंट सॉल्वेंट को डालते जाते हैं यहाँ तक कि मुख्तलिफ जोन जो है मुकम्मल सेपरेट हो जाएं, और एडजॉर्बेंट मुख्तलिफ जोन के साथ ले लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, और हर जोन को सेपरेट करते हैं नाइफ के जरिए। और जब हर जोन जो है उस सेपरेट हो जाता है उसको नाइफ के जरिए हम अलग कर लेते हैं, तो उसको हम डिजॉल्व करते हैं सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर, और इस तरह हम स्टैंडर्ड मेथड के जरिए एस्टिमेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। अगर तो कलर्ड मिक्सचर है फिर तो कोई इशू नहीं, लेकिन कलरलेस के लिए एक मेथड ये है कि हम अच्छा खासा टाइम लगाएं क्रोमेटोग्राफी के लिए, और उसके बाद पैकिंग मटेरियल को जो है कॉलम से निकाल लें और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें, और इस तरह उसकी एक्सट्रैक्शन और आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। और अक्सर ये होता है कि हम डिवाइड करते हैं इल्यूएंट सॉल्वेंट को काफ़ी फ्रैक्शन में, काफ़ी अज़ा में, और लार्ज नंबर जो है स्मॉल फ्रैक्शंस की इनको हम कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं सूटेबल मेथड के ज़रिए। और जब हम एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ फ्रैक्शन के अंदर कंपाउंड्स होते हैं जबकि कुछ के अंदर नहीं होते।
तो फ्रैक्शन जिनके अंदर कोई कंपाउंडिंग होती है उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं, और जिनके अंदर कंपाउंड्स होते हैं उनकी हम आगे एस्टिमेशन करते हैं। लेकिन इस सारे चक्कर में टाइम बहुत लग जाएगा कि आपने कुछ रिजेक्ट किए, कुछ एक्सेप्ट किए, तो टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से ये अब इतना अच्छा मेथड नहीं है। आजकल जो है दौर है ऑटोमेशन का, तो ऑटोमेटिक फ्रैक्शन कलेक्टर आता है। ऑटोमेटिक फ्रैक्शन कलेक्टर के जरिए जो है ये सिर्फ वही फ्रैक्शन हासिल होती हैं जिनमें कंपोनेंट्स आए हैं, और मुख्तलिफ मेथड जिसमें आप यूवी लैंप का यूज कर सकते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह जो है ये आप कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या TLC नाम से ज़ाहिर है कि इसमें एडजॉर्बेंट जो है उसकी कोटिंग की जाती है ग्लास प्लेट के ऊपर, और वो स्टेशनरी फेज का काम करता है। और आप इसमें प्लेट जो है उसकी बाकायदा तैयारी करते हैं जो अमल कहलाता है एक्टिवेशन। अगर तो स्टेशनरी फेज सॉलिड रखनी है तो फिर आप इसको 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर कई घंटे ओवन में रखते हैं ताकि पूरा वाटर जो है ये निकल जाए और स्टेशनरी फेज सॉलिड होगी। अगर आप ये एक्टिवेशन का अमल नहीं करते तो फिर जो है यानी कि आप एक्टिवेशन नहीं करते तो फिर रेजिडुअल जो वाटर है, जो बाकी मांदा वाटर है, वो स्टेशनरी फेज का काम करता है। एडजॉर्बेंट की चॉइस TLC के अंदर सिलिका जेल ही है, ताहम एलुमिना या सेलुलोज पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। एलुमिना को आप प्रेफर करते हैं वीक पोलर कंपाउंड्स के लिए, और सिलिका जेल को आप प्रेफर करते हैं पोलर कंपाउंड जैसे कि अमीनो एसिड हैं या शुगर्स हैं। आप सॉल्वेंट किस किस्म का यूज करेंगे तो इस पर दो फैक्टर्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में। कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं कि सब्सटेंस जिसको आप सेपरेट कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है, और जो एडजॉर्बेंट है उसकी नेचर क्या है, पोलर या नॉन पोलर की बेस पर। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में आप देखते हैं कि सबसे पहले आपने थिन लेयर बनानी है एडजॉर्बेंट की प्लेट के ऊपर, यानी कि क्रोमेटो प्लेट्स के ऊपर। ग्लास प्लेट नॉर्मली 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर यूनिफॉर्म थिकनेस की हम लेते हैं, और इसको आप थरोली क्लीन करते हैं ताकि तमाम ग्रीसी मैटर जो है रिमूव हो जाए। इसके बाद एक्वा स्लरी एडजॉर्बेंट पाउडर की बनाते हैं बाइंडर के साथ मिलाकर, जैसे बाइंडर में प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम यूज करते हैं ताकि वो प्लेट के साथ चिपक जाए, और स्लरी को आप प्लेट के ऊपर बारीक तह की शक्ल में, जो कि तकरीबन 0.1 से 0.3 मिलीमीटर थिकनेस की होती है, आप लगा देते हैं। बहुत औक़ात आप स्लरी का स्प्रे भी कर सकते हैं ग्लास प्लेट के ऊपर, या प्लेट को डिप कर देते हैं स्लरी के अंदर ताकि उसके ऊपर स्लरी चिपक जाए। तो इस तरह जो थिन लेयर बनती है इसको आप ड्राई करते हैं ओवन में ताकि एडजॉर्बेंट प्लेट जो है उसकी एक्टिवेशन हो सके 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ताकि सारा पानी जो है ये रिमूव हो जाए। अब इसके बाद सैंपल एप्लीकेशंस, सैंपल को आप डिजॉल्व करते हैं सूटेबल सॉल्वेंट में ताकि उसका क्लियर सॉल्यूशन आ जाए, और सैंपल की एप्लीकेशन से पहले आप लाइन लगाते हैं 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर एक किनारे से, यहाँ पर आप उस लाइन के ऊपर जो है ये सैंपल लगाएंगे जिसको बेस लाइन कहते हैं, और तकरीबन 10 सेंटीमीटर आगे आप बेस लाइन से यहाँ पर मैक्सिमम सॉल्वेंट ने पहुंचना है जिसको हम सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं, वो लाइन लगा लेते हैं भाई यहाँ तक हमने सॉल्वेंट को ले जाना है। और सैंपल सॉल्यूशन को आप अप्लाई करते हैं बेस लाइन के ऊपर माइक्रो सिरिंज या माइक्रो पाइपेट के जरिए, और सॉल्यूशन को आप सपाट करते हैं जब एक दफ़ा लग जाए, तो उसके बाद एवापोरेट करते हैं, ड्राई करते हैं, स्टीम ऑफ वार्म वाटर इन द यूनिफॉर्म ड्रायर। तो इसके बाद डेवलपमेंट करनी है क्रोमेटोग्राम की। आमतौर पर प्लेट को हम असेंडिंग मेथड में रखते हैं क्योंकि RF वैल्यूज जो है उनके ऊपर डिग्री ऑफ सैचुरेशन का भी असर होता है, तो ये ज़रूरी है कि आप पेपर जो सॉल्वेंट के अंदर आप भिगो कर रखें साइड्स ऑफ द टैंक के साथ, ताकि टैंक के अंदर जो एटमॉस्फेयर है
वो सॉल्वेंट वेपर के साथ सैचुरेटेड है। ऊपर ढक्कन भी इसी वजह से लगाते हैं। तो ये प्लेट को 45 के एंगल पर आप रख लेते हैं। तकरीबन 0.5 सेंटीमीटर सॉल्वेंट में ये प्लेट डिप होती है। ये आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये नजर आ रहा है, या यहाँ पर ये देखें, अबाउट 45 के एंगल पर हमने इसको इसके साथ लगा दिया है। जब सेपरेशन हो तो प्लेट को खुश्क करते हैं और RF की वैल्यू जो है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। RF की वैल्यू एक जैसे हालात में भी देखा जाए तो RF की वैल्यू डिपेंड करती है पार्टिकल साइज के ऊपर, जो एडजॉर्बेंट के डिफरेंट बैचेस में मुख्तलिफ होता है। हम समझ रहे होते हैं हमने एक ही एडजॉर्बेंट यूज किया, हालांकि बैच नंबर चेंज होने से पार्टिकल साइज का फर्क आ जाता है। सॉल्वेंट की कंपोजिशन और क्वालिटी से RF वैल्यू चेंज हो सकती है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो टैंक एटमॉस्फेयर के अंदर हमने सॉल्वेंट पेपर के जरिए रखी है उसके जरिए भी चेंज हो जाती है। अगर आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन चेंज करेंगे, थिकनेस एडजॉर्बेंट लेयर की चेंज करेंगे, RF वैल्यू चेंज हो जाएगी। या प्रायर एक्टिवेशन या स्टोरेज कंडीशन ऑफ प्लेट, कि प्लेट की स्टोरेज कंडीशन क्या है, उसके ऊपर भी RF वैल्यू डिपेंड करती है। अगर स्पॉट्स विजिबल नहीं है तो आप मुख्तलिफ स्प्रेइंग एजेंट यूज कर सकते हैं। क्रोमोजेनिक स्प्रे रिएजेंट जैसे कि निनहाइडेंट रिएजेंट यूज होता है अमाइनो एसिड के लिए। आयोडीन भी बहुत अच्छा नॉन डिस्ट्रक्टिव लोकेटिंग रिएजेंट के तौर पर काम करता है कि आप कलरलेस या नॉन फ्लोरेसेंट स्पॉट को आप आयोडीन वेपर के जरिए लोकेट कर सकते हैं। आजकल कमर्शियली फ्लोरेसेंट इनकॉर्पोरेटेड TLC प्लेट्स अवेलेबल हैं। जब आप इनको UV लाइट के अंदर रखते हैं तो डार्क स्पॉट अपीयर होते हैं, जबकि सैंपल स्पॉट जो है जहां जहां सैंपल लगता है वहां वहां डार्क स्पॉट बन जाते हैं। एक और कॉमन टेक्निक ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्प्रे कर दें प्लेट के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन का और उसको हीट करें तो वो ब्लैक ऑफ TLC। इसका TLC का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर। बहुत कॉमन टेक्निक है जिससे आप प्योरिटी प्रोडक्ट की जो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के ज़रिए चेक कर सकते हैं। यानी कि प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ये मेथड लेबोरेटरी के अंदर यूज होता है कि हम क्विक चेक रख सकते हैं कि कोई रिएक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, और प्लांट एक्सट्रैक्ट ड्रग्स इनका जो है आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। सेपरेशन मेटल के सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाली मेटल की कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, जिंक वगैरह। और ये TLC पेपर क्रोमेटोग्राफी से बहुत अच्छी है, सुपीरियर है। उसकी वजह ये है कि क्रोमेटोग्राम का टाइम TLC के अंदर बहुत कम है एज कम्पेयर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी। और TLC के अंदर क्योंकि हम ग्लाड प्लेट यूज करते हैं जो एडजॉर्बेंट को सपोर्ट करते हैं, और TLC प्लेट को हम हाई टेम्परेचर पर ड्राई कर सकते हैं और कोई इसमें डिस्ट्रक्शन का रिस्क नहीं है, क्योंकि पेपर तो हाई टेम्परेचर पर खराब हो जाता है, TLC प्लेट खराब नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि TLC टेक्निक ये ज़्यादा सेंसिटिव है पेपर क्रोमेटोग्राफी से। जो स्पॉट हम हासिल करते हैं TLC के ज़रिए वो शार्प और कॉम्पैक्ट होते हैं एज कंपेयर टू द स्पॉट्स obtained in पेपर क्रोमेटोग्राफी। लास्टली जो एडजॉर्बेंट हैं उनकी जो थिन लेयर्स हैं उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है ये लेक्चर देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई इशू आता है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।